हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। हम लोग आज देखने वाले हैं आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए आप लोगों ने, ये बात आपको बतानी कमेंट्स में, ठीक है। तो कॉब नोटबुक लेकर बैठिए और गिनती करते रहना है कौन से सही किए कौन से गलत। अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a proposal is made when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रस्ताव कब किया गया माना जाता है? तो फाइलिंग अ कोर्ट केस, या फिर एंडिंग एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मेकिंग मनी ओनली, या फिर ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेनिंग। 5 सेकंड्स है आपके पास में आंसर देने के, फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट में। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर दैट अदर पर्सन। ओके, तो इसे प्रपोजल में मान लिया जाएगा। नीचे मैंने आप ऑलरेडी इसका दे रखा है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, वो पढ़ लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू whom a proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be। धारा 2B के अनुसार जब प्रस्ताव प्राप्तकर्ता अपनी सम्मति दे दे तो प्रस्ताव क्या कहलाता है? वॉइड एब इनिशियो, कैंसल्ड, इलीगल, या फिर एक्सेप्टेड कहलाता है। आंसर दीजिए इसका क्या है 5 सेकंड्स में। ओके, समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर एक्सेप्टेड है। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि ये है अनुभूति जी और ये है बबलू जी। बबलू जी ने अनुभूति जी से कहा, अनुमति जी आई लव यू। तो बबलू जी का ये जो आई लव यू है, ये क्या हो गया? प्रपोजल हो गया। ओके, प्रपोजल। अब अनुमति जी ने कहा, अनुभूति जी ने कहा आई लव यू टू। उन्होंने आई लव यू टू कह दिया, ILU2। तो ये क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। ओके, बबलू जी ने जो बोला आई लव यू प्रपोजल, और ए ने बोला, जो अनुभूति जी ने बोला, वो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। ओके, इससे याद रहेगा बिल्कुल। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस, और फिर क्या हो गया? प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 2D डिफाइंस कंसिडरेशन एज समथिंग डन और प्रॉमिस टू बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर बाय। धारा 2D के अनुसार प्रतिफल किसकी इच्छा पर किया जाता है? A stranger unrelated to contract without promiser's permission, या फिर गवर्नमेंट ओनली, promisee और any other person, या फिर the promiser himself only। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। हाँ, तो किसकी इच्छा पे किया जाएगा? promisee और any other person only। अब promisee साहब हैं कौन? promisee साहब वो होते हैं जिन्होंने अपनी क्या दिया? असेंट दिया, मतलब के हमारी अनुभूति जी। कंसिडरेशन तो आपको पता होगा, जब भी कोई, जैसे कि बबलू जी ने क्या किया? प्रपोजल किया अनुभूति जी को, अनुभूति जी ने इनका एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट तो हो गया, बात तो हो गई, बट कंसिडरेशन भी तो कुछ चाहिए। तो कंसिडरेशन क्या है? बबलू जी अगर कंसिडरेशन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें केयर दूंगा, प्यार करूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, तो ये क्या हो गई? उनकी कंसिडरेशन हो गई। और अनुभूति जी की कंसिडरेशन क्या है? मैं भी तुम्हें प्यार करूंगी, केयर करूंगी, घूमने जाऊंगी तुम्हारे साथ, ये सारी चीजें, ये हो गई कंसिडरेशन। लेकिन कंसिडरेशन अधिकतर अनुभूति जी जो कि एक्सेप्ट जो है प्रॉमिजी हैं, तो उनके हिसाब से चलेगी। उन्होंने बोला कि भैया मार्केट चलना है तो चलना है, उन्होंने बोला फिनिक्स मॉल जाना है तो जाना है। अगर वो बोलेंगी कि मुझे कुएं में जाना है तो जाना है, क्योंकि प्रॉमिजी या फिर एनी अदर पर्सन हो सकता है, अनुभूति जी की थर्ड पर्सन या दोस्त हो कोई, अनुभूति जी की छोटी बहन हो, या फिर फ्रेंड हो कोई, तो उनकी इच्छा पे भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन चिन्नैया वर्सेस रमैया, on the rule that consideration may move from a person that other than the promisee, the Madras High Court held। चिन्नैया वर्सेस रमैया में यह सिद्धांत की प्रतिफल वचनबद्धता के अतिरिक्त किसी अन्य से भी आ सकता है, तो इसमें क्या बोला गया? तो इसमें बोला गया कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम द promisee ओनली, या फिर ओनली अदर पर्सन गिव द कंसिडरेशन कैन सू,
या द कॉन्ट्रैक्ट वाज void फॉर लैक ऑफ कंसिडरेशन, या फिर अ पर्सन कैन एनफोर्स अ प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट इवन दो द कंसिडरेशन फॉर दैट प्रॉमिस मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी। आंसर इसका 5 सेकंड्स में चाहिए और मैंने अभी इसका एक एग्जांपल दिया, अनुभूति जी वाला, बबलू जी वाला, पूरी लिस्ट में यही चलेगा, इसी एग्जाम पे बात करेंगे, एग्जांपल पे। ओके, तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। और इसका आंसर हमारा यही है कि थर्ड पर्सन के हिसाब से भी चलेगी, जो हमारी अनुभूति जी की जो फ्रेंड थी उनके हिसाब से भी चल सकती है। ओके, और हाँ एक चीज और, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, एग्जाम में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 2H प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज, जो हमने इसकी शुरू में बात की थी। तो इसका आंसर मेरे को चाहिए कमेंट में। ये तो सबको पता ही होगा, आप लोग इतने स्मार्ट तो हो ना, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, तो आप बता सकते हो। ओके, सोच लिया, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट अगर नहीं पता है किसी को, वन शॉट की वीडियो पड़ी होगी देख लेना, या फिर मैं बता देता हूँ। अभी अनुभूति जी और बबलू जी वाली बात हुई थी, इन्होंने इनको बोला, इन्होंने इनको बोला आई लव यू टू, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। ओके, कंसिडरेशन भी आ गई उसमें। कंसिडरेशन क्या थी हमारी, केयर, घूमने जाना, ये सारी चीजें क्या थी, कंसिडरेशन थी। और इसको एग्रीमेंट, और ये अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब कि इनका एग्रीमेंट लीगल है और इन्फोर्स किया जा सकता है कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन वाल्फर वर्सेज वाल्फर ऑन डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट्स लैकिंग द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स, द कोर्ट हेल्ड दैट। वाल्फर बनाम वाल्फर में पारिवारिक सामाजिक करारों में विधिक संबंध बनाने के आशय के अभाव पर क्या कहा गया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इज इरेलीवेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, या फिर अ प्योरली डोमेस्टिक अरेंजमेंट between husband and wife without intention to create legal obligation is not binding contract, या फिर only written domestic agreements can be enforced, या all family agreements are automatically binding contracts। 5 सेकंड्स में आंसर दो। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है वाल्फर वर्सेस वाल्फर में, अब प्योरली डोमेस्टिक अगर अरेंजमेंट है हस्बैंड वाइफ के बीच में और कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है, इंटेंशन नहीं है फुलफिल करने की, तो वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग नहीं होगा। इस केस में हुआ क्या था, इस केस में ये हुआ था कि वाल्फर भाई साहब थे, वाल्फर भाई साहब बोले अपनी बीवी से, जो कि श्रीलंका में रहती थी, कि हम वहां जा रहे हैं इंग्लैंड रुपए कमाने, और तुम्हें रुपए बेचते रहेंगे। और जो है भाई बोले ठीक है भैया तुम जाओ और हम यही रहेंगे। और वाल्फर ने कुछ दिन तो रुपए भेजे, फिर उसने भेजे ही नहीं रुपए, तो उन्होंने केस कर दिया उनकी बीवी ने। तो कोर्ट ने कहा भैया तुमने क्या अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की, क्या तुम उनके साथ गई, क्या तुमने उनका, तुमने वाइफ का जो है रिलेशन वो निभाया, अगर नहीं निभाया और तो फिर उसकी भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है नहीं निभाने की, तो दोनों की इंटेंशन भी तो होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 4 ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स दैट कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट, तो धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव का संसूचन कब पूर्ण माना जाता है, तो कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, या फिर इज merely written down by the proposer, या फिर इज रजिस्टर्ड विद द नोटरी, या फिर इज थॉट बाय द proposer। तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में, आई होप सबको पता होगा, और नहीं तो मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूँ एक, और इसको देख के समझ में आ ही जाएगा आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ओके, अब मान लो अनुभूति जी ने, बबलू जी ने अनुभूति जी को क्या किया, प्रपोजल भेजा, लेकिन प्रपोजल ना उन्होंने डायरेक्ट नहीं भेजा, उन्होंने थर्ड पर्सन सी से बुलवाया कि सी मैं अनुभूति से प्यार करता हूँ और अनुभूति को आई लव यू बोल देना तुम। अब प्रपोजल कब तक नहीं पहुंचेगा, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी कि जब नहीं होगा, जब तक के उसके एक ही नॉलेज में नहीं आ जाएगा। ठीक है, सी के पास में रहेगा तो तुम ये थोड़ी ना मानोगे कि तुमने प्रपोजल दे दिया। जब तक के एक ही नॉलेज में नहीं आएगा, अनुभूति की नॉलेज में नहीं आएगा, तब तक प्रपोजल नहीं माना जाएगा। ओके, तो यही बात है, पर्सन की नॉलेज में तो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट
provides that a proposal may be revoked at any time before the communication of the its acceptance is complete as against the। धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव को कब तक वापस लिया जा सकता है? तो गवर्नमेंट ओनली, या फिर प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, या फिर इट कैन नेवर बी रिवोक्ड वंस मेड, या फिर एक्सेप्टर ओनली एंड ओनली आफ्टर 1 ईयर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो देखते हैं, चलो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा प्रपोजर। ठीक है, प्रस्तावक के विरुद्ध, लेकिन इसके पश्चात नहीं। जब तक के जो प्रस्तावक तक नहीं पहुंचता, जिसको भेजा गया उस तक नहीं पहुंचता, उससे पहले पहले कम्युनिकेशन को रिवोक कर सकते हो, उसके बाद में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। धारा 7 के अनुसार प्रस्ताव को वचन में बदलने हेतु स्वीकृति कैसे होनी चाहिए? गिवन आफ्टर 1 ईयर, या एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, पार्शियल, कंडीशनल, या फिर गिवन ओनली इन रिटर्न। 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग, और अपने जो है कमेंट में बताइए आपने अभी तक कितने सही किए हैं, आपका कितना स्कोर हुआ है। अभी हम 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 में से कितने सही हुए हैं, और हम 25 करने वाले हैं, तो 25 में से फिर बताना कितने सही होगा। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, अनर्हित नहीं चाहिए। अब अनुभूति जी और बबलू जी के बीच में हो तो गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्या बोले, या फिर एक्सेप्टेंस जो है अनुभूति जी कह रही ठीक है मैं मतलब तुमसे प्यार करती हूँ बट एज अ फ्रेंड करती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये उन्होंने आधी जो है सहमति दी है, एब्सोल्यूट नहीं दी है, और अनक्वालिफाइड दी है। अनक्वालिफाइड भी दी है क्योंकि एज अ फ्रेंड, और एब्सोल्यूट नहीं दी क्योंकि उन्होंने आई लव यू तो बोला बट उसमें एज अ फ्रेंड डाल दिया। तो ये डब्ल्यू जी है, फ्रेंड जोन हो गए। तो ये क्या हो गया, अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्स इन लालवन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त ऑन द रिक्वायरमेंट दैट अ पर्सन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अ रिवार्ड ऑफर टू वैलिडली एक्सेप्ट इट। लालवन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त में पुरस्कार प्राप्त की जानकारी होने की आवश्यकता पर निर्धारित हुआ। A reward can be claimed even without performing the required act, या फिर a person who performs the act, और जनरल ऑफर है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए अपने ऑफर की। ओके, ये इसका यही मतलब है। जनरल ऑफर्स कैन नेवर बी एक्सेप्टेड बाय कंडक्ट, या फिर नॉलेज ऑफ द ऑफर इज रेलिवेंट। अगर ये केस नहीं पढ़ा है तो पहले केस पढ़ लो जाके, क्योंकि केस डायरेक्टली एग्जाम्स में आ जाता है और आपका 1 नंबर आराम से बन जाएगा इस केस के थ्रू। ओके, क्योंकि मोस्टली आ ही जाता है, बेसिक केस रहता है ना ये। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये है ऐसा पर्सन जिसको ये नॉलेज है कि जनरल ऑफर हुआ है तब वो कोई काम करता है, तब तो उसका जो है वो लायबल होगा, वो एबल होगा, पाने का हकदार होगा रिवॉर्ड। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है, जैसे कि लालवन शुक्ला के केस में ये बोला था कि एक बंदा था जिसका भतीजा खो गया, तो जो लालवन था, जो उसका नौकर था, उन्होंने बोला कि लालवन, मेरे को याद नहीं कौन था नौकर था कौन था, पर फिलहाल वो जो मालिक था उसका नौकर था, उन्होंने बोला कि तुम ढूंढ कर लाओ मेरे भतीजे को। अब नौकर चला गया, उसके बाद में क्या हुआ कि मालिक साहब ने सबको बुलाया और बोला कि मैं 50 रुपए दूंगा जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा। उस टाइम जो नौकर साहब थे वो थे नहीं, और वो उनको ढूंढ कर ले आते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है कि रिवार्ड मिलने वाला 50 रुपए, तो ये चीज वैलिड नहीं थी, वॉइड हो गई। क्यों? क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुआ तो उसकी नॉलेज में ही नहीं था, और वो जब वो ढूंढने चला गया तब भी उसकी नॉलेज में नहीं आया, जब वो आ गया वापस तब आया है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी रिगार्डिंग अ जनरल ऑफर मेड टू द होल वर्ल्ड थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट द कोर्ट हेल्ड दैट। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में विज्ञापन के माध्यम से पूरे विश्व को किए गए सामान्य प्रस्ताव पर क्या निर्धारित किया? एडवर्टाइजमेंट्स कैन नेवर कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, या फिर acceptance of offer must always be separately communicated in writing before part performance, या फिर a general offer can be accepted by anyone who performs the conditions and with the knowledge of the offer।
या फिर द कंपनी वाज अंडर नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो कंसिडरेशन वाज गिवन बाय द बायर। आंसर दीजिए इसका। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया था। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक बेसिक जो लॉज हैं, केस लॉज हैं, वो पूछ लिया था, इसलिए तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर बताओ मेरे को 5 सेकंड्स में क्या है। तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर है हमारा सी। अगर कोई जनरल ऑफर हुआ है और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आया था ये सीन, ठीक है, तो जो कार्लिल थी, उन्होंने जो कंडीशंस लिखी थी उसके हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया उनका प्रोडक्ट, और बाद में उनको हो गई बीमारी। अब मेरे को याद नहीं क्या बीमारी थी, तो फिर कंपनी ने बोला कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो कार्लिल ने केस कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि भैया, हर जनरल ऑफर में ये जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति आपको बताए कि हमने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। अगर उसकी नॉलेज में आ गया, उसने कंडीशंस फुलफिल कर ली, तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस भी हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन हार्वे वर्सेस फेसी ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस एंड अ डेफिनेट ऑफर टू सेल, द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट। हार्वे बनाम फेसी में मूल कथन और निश्चित प्रस्ताव के बीच अंतर पर क्या निर्धारित हुआ। तो merely stating that the lowest price in reply to an inquiry does not amount to an offer to sell, या फिर inquiries about price are themselves offers, या a contract was validly formed the moment the price was stated, या फिर any statement of price is automatically a binding offer। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर merely stating the lowest price in a reply to an inquiry does not amount to an offer to sell। इसमें ये कहा गया था कि उनके बीच बात हो रही थी, क्लाइंट के और उसके जो बेच रहा था उसके। उसने बेचा कि क्लाइंट, उसने जो था घोड़े की कीमत 100 रुपए रखी थी, मान लीजिए 100 रुपए रखी। क्लाइंट बोला क्या 80 रुपए में होगा, और तो दूसरे उसने बायर, वो सेलर ने बोला कि 80 रुपए में तो नहीं होगा। तो क्लाइंट बोला नहीं, वो मैं 85 दे दूंगा और इसको हाँ करो, डन करो। ठीक है, बट जो सेलर था उसने हाँ नहीं किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया फिर, और उसने जो है घोड़ा किसी और को बेच दिया 100 रुपए में। फिर जो बायर था उसने केस कर दिया कि भाई मैंने इससे बात कर ली थी, इसने रिप्लाई भी नहीं दिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने बोला, कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, अगर आपने लोएस्ट प्राइस बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खरीद लिया, जब तक सामने वाला का भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो बेच रहा है। ओके, तो यही इसमें केस में कहा गया था। इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, याद रखना, कॉपीज में लिख लेना। वैसे तो आपके पास होंगे ही, क्योंकि लॉ पढ़ रहे हो आप, तो आपके पास ये तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर। धारा 10 के अनुसार सभी करार अनुबंध कब बनते हैं। तो रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट तब, या फिर मेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर नॉट hereby एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, या फिर मेड ओनली बिटवीन रिलेटिव्स। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे। ओके, आई होप बेयर एक्ट होगी आपके पास, एक बार पढ़िए बेयर एक्ट का सेक्शन 10 और बताइए कि क्या चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी इसका आंसर ही निकल गया, चलो आंसर निकल गया तो बता ही देता हूँ। नॉट हेयर बाय डिक्लेयर एक्सप्रेसली डिक्लेयर पढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष ऑन द कैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11 द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट। मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष में धारा 11 के तहत नाबालिग के अनुबंध की क्षमता पर क्या भी निर्धारित हुआ। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, या फिर नॉट मेरली वॉइडेबल सीन्स अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू वॉइड, या फिर माइनर्स कैन mortgage property just like adults, या फिर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज मेरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी, या फिर अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज फुली वैलिड एंड इन्फोर्सेबल लाइक एन अडल्ट। 5 सेकंड्स आपके पास में, आंसर दीजिए इसका, और अपने क्वेश्चंस गिनते रहिए आपने कितने किए कितने नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा, एन एग्रीमेंट
विद अ माइनर इज वाइड हैव एन इश्यू। ओके, इससे ज्यादा दिमाग चलाना भी मत, इतना ही रखो याद बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 11 ऑफ दैट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी इज ऑफ साउंड माइंड एंड। धारा 11 के अनुसार अभ्यस्तक की आयु और स्वस्थ चित्त के अतिरिक्त अनुबंध हेतु सक्षम होने की शर्त क्या है? तीसरी वाली, हैज अ ग्रेजुएट डिग्री या फिर ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी या इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ या फिर इज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस। ये आपका काम है, इसको कमेंट में आप लोग बताएंगे। डायरेक्ट खोलिए, देखिए और बताइए मेरे को इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन 15 का। और इसके साथ एक चीज और बताइए कि आपके 15 में से अभी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 12 ऑफ दैट प्रोवाइड्स दैट पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड ऑफ द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ। धारा 12 के अनुसार अनुबंध हेतु स्वच्छ चित्त होने का तात्पर्य क्या है? बीइंग फिजिकली स्ट्रांग या फिर स्पीकिंग थ्री लैंग्वेज फ्लुएंटली या फिर ओनिंग अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से क्या मतलब भैया? साउंड का। या फिर अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ओके, तो इसका आंसर बताइए 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा डी। ओके, अंडरस्टैंडिंग इट फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। अनुभूति जी और बी बबलू जी का कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया भैया, आई लव यू टू तो बोल दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की शर्तें भी तो होंगी। शर्तें नंबर 1 कंसिडरेशन, जो कि उन्होंने दे दी। ठीक है, कंसिडरेशन। क्या अनुभूति जी माइनर तो नहीं है? क्या बबलू जी माइनर तो नहीं है? क्या अनुभूति जी अनसाउंड माइंड तो नहीं है? क्या बबलू जी तो नहीं है? या फिर अनुमति जी डिक्लेयर्ड टू नॉट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी तो नहीं है? या फिर बी ऐसे तो नहीं है कि न्यायालय ने या फिर कानून ने बोल रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते दोनों। तो अगर इन तीनों में से कोई चीजें नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। ओके, अगर है इसमें से कुछ भी तो फिर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इसीलिए एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक व्यक्ति जो 18 साल का है और एक लड़की जो कि मान लो एक्स लड़की, मान लो 17 की है, अब उनके बीच में अगर कुछ भी संबंध बनता है फिजिकल, तो फिर लड़के की ही गलती निकलेगी, लड़की की नहीं निकलेगी। या फिर लड़की भी है 18 की और लड़का 17 का है, तो फिर लड़की की नहीं लड़की की निकलेगी, लड़की की नहीं, क्योंकि 17 साल का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है जब तक 18 का नहीं होगा तब तक। ओके, इसीलिए जो है लड़की जो होती है या फिर लड़का जो भी होता है उनकी गवाही मान्य नहीं होती जब वो 17 साल के होते हैं। अगर कोई लड़की लड़का भाग जाते हैं, लड़की मान लो कि 17 साल की है, तो उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। ओके, उसके फैमिली की मान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। धारा 6 के अनुसार निम्न में से किस तरीके से प्रस्ताव वापिस नहीं होता? द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रोसीडेंट टू एक्सेप्टेंस, या फिर द डेथ, या फिर इंसैनिटी हो गई है तो, या फिर सिंपल बाय एक्सेप्टर चेंजिंग हिज माइंड, जो एक्सेप्टर है उसने माइंड चेंज कर लिया, या नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दिया है प्रपोजर ने, या फिर लैप्स ऑफ टाइम हो गया है। इसका आंसर आप लोग दीजिए 5 सेकंड्स में। पढ़िए पढ़िए। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। आई होप आपको पता चल ही गया होगा। तो जो एक्सेप्टर है उसने माइंड चेंज कर लिया आफ्टर अ वैलिड और कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं माना जाएगा। ओके, जैसे कि कोई प्रपोजल है, प्रपोजल जो है रिवोक करना चाहते हैं, तो अगर कोई नोटिस दे देता तो हो जाएगा, टाइम लिमिट निकल गई तब तो हो ही जाएगा, और चाहे डेथ वगैरह होगा, इंसैनिटी होगी तो हो जाएगा। बट अगर माइंड चेंज कर लिया और वैलिड पहले ही हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, तो नहीं होगा। जैसे कि ए अनुभूति और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, प्रपोजल दिया था बी ने ए को, अनुभूति जी को, तो अगर
टाइम लिमिट निकल गई, जैसे कि अभी भाई साहब कितना इंतजार करेंगे बबलू भाई, मान लो 1 महीने 2 महीने 5 महीने, कितने दिन, 1 साल 2 साल 5 साल थोड़ी नहीं करेंगे, टाइम निकल जाएगा, वो दूसरी प्रेमिका ढूंढेंगे अपने लिए, तो ये जो है रिवोक हो जाएगा। ओके, अगर टाइम निकल गया तो। दूसरा, नोटिस दे दिया, पहले तो बी ने भिजवाया लव प्रेम पत्र, बाद में बोल दिया कि भैया ये प्रेम पत्र रियल मत समझो, इस अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, तो भी क्या हो जाएगा, बबलू भाई की जीत हो जाएगी और प्रपोजल हट जाएगा। अगर बबलू भाई क्या हो गए, पागल हो गए या फिर डेथ हो गई उनकी, तो फिर जो है एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती है अनुभूति जी, क्योंकि प्रपोजल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट डिफाइंस एग्रीमेंट एज प्रॉमिस एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग। धारा 2E के अनुसार करार क्या है, अ टैक्स लायबिलिटी है, या फिर अ पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या फिर द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर है, या फिर क्रिमिनल ऑफेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट शॉर्ट है, बट अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बताओ। ठीक है, देखें इसका आंसर क्या है, सबको पता ही होगा, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग तो कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऐसा थोड़ी नहीं है भैया एक ही आदमी कंसिडरेशन लेगा, अगर एग्रीमेंट होता है तो दोनों लोग ही कंसिडरेशन लेते हैं। अनुभूति जी और बी, बबलू जी, जब एक दूसरे को आई लव यू बोला तो कंसिडरेशन में ये भी घूमने को चाह रहे थे, ये भी मॉल जाने को चाह रहे थे, मूवी देखने को चाह रहे थे, अनुभूति भी चाह रही थी, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ओके, तो यही कंसिडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 19, सेक्शन 2G ऑफ द एक्ट डिफाइंस एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज। अगर धारा 2G के अनुसार विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार क्या कहलाता है, टॉर्ट कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, या फिर क्राइम कहलाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए और ठीक है, हो गया। देखते हैं क्या आंसर इसका, ये वॉइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 2I ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट। तो क्या होगा, किसके ऑप्शन पे वॉइड होगा, ओके, वॉइडेबल है तो जूरी के ऑप्शन पे, या फिर न्यूट्रल थर्ड पार्टी के, या फिर वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, या फिर नाइदर पार्टी एवर। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, वन या फिर मोर पार्टीज, जिसकी तरफ से वॉइडेबल का ऑप्शन है वो ही वॉइड कर सकता है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 2G ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। धारा 2G के अनुसार जो अनुबंध विधि द्वारा परिवर्तनीय होना बंद हो जाए वह कब शून्य हो जाता है, only both parties die, या फिर when it ceases to be enforceable, या फिर it never becomes void once formed, या फिर only after 100 years। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा जब वो है सीज हो जाता है एनफोर्सेबल करने, मतलब कि न्याय के द्वारा वो परिवर्तनीय नहीं रहता है। 21 क्वेश्चन हो गए, 21 में से बताइए आपके आंसर कितने सही हो गए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट insofar as a proposal or acceptance is made in words, the promise is said to be expressed insofar as it is made otherwise than in words, it is said to be। धारा 9 के अनुसार प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से की जाए तो वचन क्या कहलाता है, वॉइड ऑफ इनिशियो, इम्प्लॉयड, इलीगल, या फिर फ्रॉडुलेंट। ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लिया, इम्प्लॉयड होता है। ओके, सॉरी, वो स्लाइड निकल गई, इम्प्लॉयड होता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपेयरिंग अ प्रपोजल ऑफर विद एन इनविटेशन टू ट्रीट, जैसे कि हार्वी फेसी और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट कैश में देखा गया था, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो स्टेटमेंट इज रिटन इन कैपिटल लेटर, या फिर स्टेटमेंट मेंशन इन स्पेसिफिक नंबर, से भी नहीं। स्टेटमेंट shows a definite willingness to be bound immediately on acceptance versus merely inviting others to make offers, या फिर द स्टेटमेंट इज मेड ऑन अ वीकडे। आंसर इसका दीजिए। तो इसका आंसर हमारा स्टेटमेंट shows a definite willingness to be bound
immediately on acceptance या फिर merely inviting others to make offers. Next question हमारा section 3 of the act provides that the communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptance are deemed to be made by any act or omission by which the party intends to communicate or which has the effect of. धारा 3 के अनुसार प्रस्ताव, स्वीकृति या वापसी का संसूचन किन तरीकों से किया माना जाता है? कम्युनिकेटिंग सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन या फिर ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर नोटराइज्ड या फिर ओनली अ कोड। आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर कम्युनिकेटिंग सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और या फिर रिवोकेशन। और लास्ट देखेंगे हम क्वेश्चन अपना। अंडर सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it put in course of transmission to him but as against the acceptor but it is complete when। धारा 4 के अनुसार स्वीकृति का संसूचन स्वीकृति के विरुद्ध कब माना जाता है? It comes to the knowledge of the proposer या फिर it is never complete for the acceptor या फिर 10 days have passed या फिर it is merely posted regardless of when the proposer dreams of it। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। देखें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रोफेसर। मतलब के अनुभूति जी ने बबलू जी के प्रपोजल का आंसर दिया तो हो सकता है अनुभूति जी ने भी सी से ही बोला हो, जैसे बबलू जी ने सी से बुलवाया, सी ने अनुभूति जी को बोला। ऐसे हो सकता है अनुभूति जी ने भी सी से बोला कि हाँ आई लव हिम और सी ने इनको बोल दिया बी बबलू जी को। तो ये जब तक इनके नॉलेज में नहीं आ जाएगी कि अनुभूति जी मान गई है तब तक इसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, जब कंप्लीट माना जाएगा जब बी के नॉलेज में आ जाएगी, बबलू जी के नॉलेज में आ जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, बट कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेंथी हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, है तो चाहे वो स्किप नहीं करना है। हार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हार्ड वाली ही पढ़ाई करना, वरना पढ़ाई छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है वरना। ठीक है, तो बाकी एक अनाउंसमेंट है वो देख लो। अगर तैयारी कर ही रहे हो तो नोट्स सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज और 20 मॉक टेस्ट आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 जुडिशरी के लिए। अगर इन सब का चाहिए आपको पूरा सेट तो जस्ट 399 में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। स्कैन करना है आपको बस ये क्यूआर, पेमेंट करना है या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर देना है। ओके, स्क्रीनशॉट भेज देना, 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। बाकी तो कुछ है नहीं। और वीडियो कैसी लगी और कितने आपके 25 में से सही हुए आंसर ये बताना, ताकि हम कल और रिवाइज कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।